नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न रिपीट करता है, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और बता दूं दोस्तों, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये चार चीजें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि सभी सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि आपका ये तो पहला प्रश्न हो गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय जी को क्या क्या बोला जाता है? नए भारत का पैगंबर, नव भारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत। ठीक है, ये तीन चीजें और भी बोला जाता है। तो ये भी दोस्तों क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये सब हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? भारत से बाहर किस नदी का स्रोत है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नदी क्या है दोस्तों? भारत से बाहर है। और दोस्तों बता दूं से इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो कहते हैं। क्या बोला जाता है? सांगपो। तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न पूछ ले तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब प्रश्न ये आ जाए कि किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला यह भी प्रश्न है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देने वाली ये बातें हैं। अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अस्थाई अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और बता दूं दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगर जो प्रश्न पूछ ले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई जब पूछे तो उसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों प्रश्नों का दोस्तों आप आंसर जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जुलाई 1964 में। इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली यानी रूपांतरित करने वाली साधन को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिस्टकारी। डिस्टकारी यानी कि रेक्टिफायर, डिस्टकारी या रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर भी लिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसी को बोला जाता है डिस्टकारी। डिस्टकारी या रेक्टिफायर कहा जाता है। ये क्या करता है दोस्तों? एसी को डीसी में बदलता है। तो इसे भी क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, ये भी हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है, मानव हृदय में यानी कक्षों, यानी कि कक्षों का मतलब क्या होता है? चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो कुल 4 कक्ष होते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या क्या होती है? 4 कक्षों से है। तो इसे भी दोस्तों क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सातवां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, अगर जो मैथ आप दोस्तों बेसिक से यानी जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक मैं दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से यानी जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस चैनल पर जरूर जाइए। अगर जो दोस्तों वहां पे आप जाएंगे और मैथ सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं वहां बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं और जब कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता
जाता हूं, आप मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैथ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चैनल पे जरूर जाइएगा। देखिए अब सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, यह पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वहां का प्रेयरीज बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका पूछे तो क्या बोलेंगे? प्रेयरीज। और दक्षिणी अमेरिका दोस्तों पूछे यानी कि तो उसके क्या बोलेंगे? पंपास। ठीक है, दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? किसकी स्वतंत्रता से? प्रेस की स्वतंत्रता से पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहां और किस वर्ष हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन पूछ रहे हैं, कहां और किस वर्ष हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहां चलाई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर में। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि इसे मैं कई बार प्रश्न को आपको रिपीट करा चुका हूं, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1526, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1500 क्या हो जाएगा? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761। तीनों दोस्तों युद्धों को आप याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो पूछ ले पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो आंसर क्या बोलेंगे? 1761 में। द्वितीय पूछे तो 1556 और प्रथम पूछे तो 1526। ठीक है, तो तीनों डेटों को दोस्तों क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहां से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूपी के यानी कि वज्रभूमि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, वज्रभूमि से। इसे भी याद रखेंगे, हमेशा ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पहले तो जान लीजिए दोस्तों, जो एल्यूमिनियम होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये एल्यूमिनियम जो होता है ना दोस्तों, संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रायोलाइट आदि हैं। ठीक है, ये सब हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट। ठीक है, इसका आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक आई है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं दोस्तों 14वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये ई बुक है, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है। ये बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों। आपके जो भी दोस्तों आगामी परीक्षा होने वाले, जैसे आरपीएफ की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी की देंगे, यूपी पुलिस की देंगे, एसआई की देंगे, लेखपाल की देंगे, रेलवे की देंगे, एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर कोई सा भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ई बुक को लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं? तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। इसकी कीमत मात्र 25 रुपए है। आप इसको ले कहां से सकते हैं? तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।
सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर, ये पंचम पब्लिशर का नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों परीक्षा से पहले पहले इस ई बुक को लेके आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, मानव में स्वादेंद्रिय क्या है? दोस्तों लिखा है स्वादेंद्रिय डाट 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 का पता लगाते हैं। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता हो जाएगा ये क्या कह रहा है, स्वादेंद्रिय, यानी कि स्वाद लिखा है ना, तो ये किसका पता लगाता है? स्वादेंद्रिय। तो आंसर हो जाएगा इसका स्वाद का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न में क्या लिखा है? स्वादेंद्रिय लिखा है, स्वाद पहले लिखा है ना, तो ये किसका पता लगाता है? स्वाद। इसका आंसर दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न पढ़िए। बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। और बता दूं दोस्तों, जबकि सह्याद्री, ये सह्याद्री किसका नाम है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट को कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। तो अगर जो पूछ ले पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री। और बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन, अपरावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर अगर जो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन लिखा है ना, तो अपवर्तन यानी परावर्तन का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये अपवर्तन और परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? सामाजिक, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ठीक है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय। ठीक है, 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो अगर जो चारों ऑप्शन को इसे पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार। 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली को यानी कि क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय व्यापार। इसके भी याद रखेंगे, द्विपक्षीय व्यापार का मतलब बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड इंग्लिश में भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के किस काल को पूछ रहा है? आरंभिक मतलब पहले काल को क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, इसे भी याद रखेंगे। और बीच वाला क्या था? मध्यता। और अभी नया वाला क्या था? नवपाषाण। ठीक है, तो पूरा वाला यानी कि आरंभिक जो काल था वो क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो क्या है? तो दोस्तों मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो बौद्ध ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस प्रश्न पे मैं लिख भी दे रहा हूं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण यानी कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का दोस्तों मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है? सत्य की ही विजय होती है, इसे भी याद रखेंगे, कोई पूछे तो आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है।
भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? डिगबोई में। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है डिगबोई में कब की गई थी दोस्तों? तो 1901 ईस्वी में। कब की गई थी? 1901 ईस्वी में। डेट भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन कमोरिन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? कोरोमंडल तट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है? कोंकण तट, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला देखिए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 25वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अगर जो आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, सारे वीडियो की लिंक एक जगह चाहिए, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं दोस्तों। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं दोस्तों